नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एजुकेशन पर। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएं। जितने भी लोग हैं सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएं, जिसके बाद आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करें। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अपग्रेड एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को घर बैठे सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं वो सारे के सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी यहाँ से होगी। और जिन लोगों को बुक पढ़ने का बहुत ही अधिक शौक है ना, बुक केवल केवल बुक पढ़ना है, उनके लिए ये यूट्यूब चैनल सबसे बेस्ट चैनल है, जहां पर आपको सारे की सारी बुकें जो स्पेशल तौर पर सबके लिए यूज होती हैं वो सारी बुकें जो है यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सब लोग एक बार शेयर कर दे वीडियो को, जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे सर को भी कि हाँ कि एक बेहतरीन टीचर जो होता है उसको जो है पैसे से मतलब नहीं होता है, मेन मतलब होता है बच्चों की जनसंख्या से। अगर बच्चे अधिक होंगे तो पढ़ाने में और अच्छा लगेगा और बच्चे कम होंगे तो पढ़ाने में थोड़ा कम लगेगा। तो आप लोगों के लिए अब हमने हिंदी की क्लास आज से चालू करवा दी है। और जिन लोगों को यूनिवर्सल यानी जो राजपाल बुक होती है, सबको पता है कि ये बुक सबसे अच्छी बुक है और सारे के सारे एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं, यानी कि क्वेश्चन ना फंसे तो टाइप तो फंसेंगे ही। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने राजपाल बुक आप लोगों के लिए लगा दी है। सर की क्लास 5 बजे डेली चलेगी। शाम को 5 बजे आपके कुलदीप सर हिंदी लेंगे, 6 से 7 का गैप रहेगा। 7 से 8 आपके अमन सर मैथ जैसे लेते आ रहे हैं वैसे लेंगे, और 7 से 8 के बाद 8 से 9 जो रीजनिंग की क्लास है वो भी चले। धीरे धीरे करके जो जीएस के सर है वो तो अब जो है थोड़ा सा स्किप में है, दूसरे टीचर को लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको जीएस भी यहीं पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो सारी चीजें जितने भी सब्जेक्ट आपके यूपी पुलिस है ना, या आपका यूपीएसआई या एसएससी जीडी या आपका रेलवे ग्रुप डी, इन सबके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपके जल्द से जल्द ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करके और आगे बढ़ेंगे एक और नई किताब के साथ। ठीक है, तो अब हम कुलदीप सर हमारे आ रहे हैं, कुलदीप सर आज से आपकी क्लास लेंगे। और कुलदीप सर जो है आ जाओ सर। नमस्कार मित्रों, मैं कुलदीप वर्मा अपग्रेड एजुकेशन और केपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये हमारी जो क्लास चलेगी ये दोनों यूट्यूब चैनल पर चलेगी, अपग्रेड एजुकेशन और केपी ऑनलाइन क्लासेस दोनों पर हमारी ये क्लास चलेगी। तो जैसा कि प्रशांत सर ने अभी बता दिया होगा आपको कि ये राजपाल सिंह की बुक का सॉल्यूशन कराएंगे। इससे पहले हम सॉल्यूशन क्वेश्चन टाइप जो होंगे उनको कराने के साथ साथ हम आपको सबसे पहले चैप्टर वाइज सिखाने का प्रयास करेंगे। तो आज की जो चैप्टर है वो आज का आपका चैप्टर होगा वर्णमाला का। आज हम आपको वर्णमाला की तरफ ले चलते हैं। तो वर्णमाला की तरफ अगर पढ़ेंगे तो सबसे पहले वर्णमाला क्या है, वर्णमाला समझते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला हम कोई समय व्यतीत नहीं करेंगे इस पर कि आए और अपने बारे में बताएं, सब कुछ करें, सब हमें करना नहीं है। हमें केवल बच्चों के एग्जाम पर्पज के लेकर के बात करनी है बस। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये सभी को पता होना चाहिए कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्यान रखना है, व्यवस्थित समूह होता है, कहीं कोई क्रमागत समूह नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना है। व्यवस्थित समूह होता है। क्रमागत अगर आपके पेपर में आ जाए तो क्रमागत शब्द जो है वो गलत माना जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान देना है। क्योंकि क्रमागत का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे टा, ठा, डा, ढा, णा। क्या वर्णमाला हमारी यहां से प्रारंभ होती है? नहीं है।
इसकी एक व्यवस्था की गई है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की व्यवस्थित समूह है, जैसे कि उदाहरण के लिए समझते हैं, सबसे पहले छोटा आ और इसके बाद बड़ा आ, इसके बाद छोटी ई। इस तरीके से हम वर्णमाला के वर्णों को पढ़ते हैं। लेकिन ये व्यवस्थित समूह का मतलब है क्या, इसको समझ लेते थोड़ा सा। कंठ, सबसे पहली ध्वनि कंठ होती है, उसके बाद मूर्धा होती है, तालु होती है, उसके बाद मूर्धा होती है, उसके बाद दंत ध्वनि होती है और इसके बाद ओष्ठ ध्वनि होती है। हमारे शरीर में स्वर यंत्र लगा होता है जिसे वोकल सिस्टम कहते हैं, जिसमें इस तरीके से हमारा कंठ होता है, इसके बाद तालु होता है, फिर मसूड़ों को मूर्धा कहते हैं, फिर दांत होते हैं, फिर इसके बाद ओष्ठ होते हैं। ये क्रिम से लिखा है, तो सबसे पहले क्रिम के रूप में बताया गया है, यही हमारे व्यंजन के रूप में बताया गया है। सबसे पहले का वर्ग होता है, यानी कि यह कंठ से बोला जाता है, ठीक है ना। फिर चा वर्ग होता है, तो ये कहां से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। फिर टा वर्ग होता है, ये मूर्धा से बोला जाता है। उसके बाद ता वर्ग होता है और ये दंत से बोला जाता है। इसके बाद पा वर्ग होता है और ये ओष्ठ से बोला जाता है। इस तरीके से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इस तरीके से ये जो क्रम है व्यवस्था की गई है हमारे वर्णमाला की। कहीं कहीं आपको व्यवस्थित के साथ साथ सुव्यवस्थित भी मिल सकता है। सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित शब्द भी मिल सकता है। सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इस तरीके से भी आपको मिल सकता है, ठीक है ना। तो आगे की तरफ चलते हैं। अगर आपसे कहा जाए वर्णमाला में, अगर आपसे यह पूछा जाए वर्णों की संख्या और विभाजन के बारे में बात कर लेते हैं। वर्णमाला में वर्णों की संख्या और इसका विभाजन, इस तरीके से समझते हैं कि विभाजन क्या है, वर्णों का विभाजन क्या है और वर्णों की संख्या क्या है। इस तरीके से अगर आप समझेंगे, ध्यान रहे यह क्लास आपकी केपी ऑनलाइन क्लासेस पर भी चल रही है। ध्यान रहे इस बात को कि केपी ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर भी ये क्लास चल रही है, तो आप दोनों जगह जाकर के देख लीजिएगा। तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या और विभाजन की बात करें तो सबसे पहले विभाजन की बात कर लेते हैं, फिर संख्या की तरफ चलते हैं। क्या है विभाजन, समझो इस तरीके से। विभाजन क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। क्या है विभाजन, देखो मूलतः विभाजन दो तरीके से, इस बात को समझना है। दो तरीके से इसका मूलतः विभाजन है। राजस्थान के टेट पेपर में पूछा गया था यह क्वेश्चन। शरीर रचना के आधार पर वर्णों का विभाजन, इस तरीके से यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब है, प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा। इसका मतलब क्या है कि शरीर रचना के आधार पर वर्णों का विभाजन, इसका सीधा मतलब है कि हमारे शरीर के दो मूलतः भाग होते हैं, नंबर एक सिर और नंबर दो धड़। इसी तरीके से वर्णों का विभाजन दो तरीके से मूल रूप में किया गया है, नंबर एक और नंबर दो। नंबर एक है आपका स्वर और नंबर दो है आपका व्यंजन। स्वर और व्यंजन, इस तरीके से इसका विभाजन किया गया है। लेकिन एक व्यक्ति हैं किशोरदास वाजपेयी, एक व्यक्ति हैं किशोरदास वाजपेयी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में केडी वाजपेयी कह सकते हैं। इनके अनुसार वर्णों का विभाजन तीन तरीके से है।
तीन तरीके से इनके अनुसार माना गया है। नंबर एक स्वर, नंबर दो व्यंजन, और नंबर तीन आपका अयोगवाह। इस तरीके से इन्होंने बांटा है। किशोरदास वाजपेयी के अनुसार स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, तीन तरीके से वर्णों को बांटा गया है। लेकिन मूलतः 11 स्वर होते हैं संख्या में और व्यंजन 33 होते हैं। तो अगर मूलतः वर्णों की संख्या की बात करें तो आंसर 44 हो जाएगा। लेकिन अगर हम किशोरदास वाजपेयी के अनुसार पूछें तो 11 स्वर, 33 व्यंजन और 2 अयोगवाह, 33 और 11 44 और 2 46, टोटल वर्णों की संख्या इनके अनुसार 46 हो जाती है, 46 हो जाती है इस तरीके से। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे तरफ चलता हूं। ठीक है, एक व्यक्ति है उदय नारायण तिवारी, उदय नारायण तिवारी। उदय नारायण तिवारी के अनुसार वर्णों की संख्या अगर पूछी जाए तो आपको 51 लगाना है, और अगर आपसे धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार पूछी जाए वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या हम लिख देते हैं इधर पर, वर्णों की संख्या धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार अगर पूछी जाए सॉरी, तो 53 वर्ण हो जाते हैं। और आपसे कुछ ना पूछ करके सीधा सीधा अगर पूछा जाए आपसे वर्णों की संख्या में, अगर सीधा सीधा पूछा जाए कि कुल वर्ण कितने हैं, कुल वर्ण कितने हैं, कुल वर्णों की संख्या अगर पूछी जाए तो आंसर इसका होता है 52। लेकिन अभी हाल ही में एक वर्ण और बढ़ाया गया है जिसको हम नाम देते हैं विशिष्ट व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन। अब आपके सामने बात यह आ जाती है कि हम 53 आंसर टिक करें या 52 आंसर टिक करें, बात यहां यह फंस जाती है। तो आपको पूछा जाएगा कुल वर्णों की संख्या, अगर 52 ऑप्शन में नहीं होगा तो आप 53 ही लगाएंगे, और अगर 53 ऑप्शन नहीं होगा तो 52 में लगाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि अभी ऐसा कोई एनसीईआरटी की बुक में ऐसा कभी अभी मेंशन नहीं हुआ है, इस वजह से अभी आप 52 ही लगाएंगे, अगर ऑप्शन नहीं होगा तब आप 53 लगाएंगे। ठीक है ना, आगे की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति हैं कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु हैं, उनके अनुसार वर्णों की संख्या 48 मानी गई है। उनके अनुसार वर्णों की संख्या 48 मानी गई है, 48। ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाए कामता प्रसाद गुरु कौन है भैया, हिंदी के पाणिनि हैं। ये कौन है भैया, हिंदी के विशिष्ट पाणिनि, विशेष पाणिनि है, ये पाणिनि माना जाता है, हिंदी के पाणिनि या हिंदी के व्याकरणकर्ता। व्याकरण जनक इनको कहा जाता है। हिंदी के व्याकरण जनक कहा जाता है। ठीक है ना, तो आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, जितने लोग देख रहे हैं। ठीक है ना, मैं आगे की तरफ चलता हूं। ठीक है, अपने कमेंट्स वगैरह जो भी हैं आपके करते रहिएगा ताकि हम आपको समझ पाएं
कि आपको कहाँ कहाँ कोई समस्या हो रही है। नमस्ते इरशाद, नमस्ते बेटा। सभी लोग ध्यान रखिएगा। राहुल गौतम, अगर दोनों हो तो हमने आपको बताया है भैया कि अगर 52 और 53 इनमें से राहुल गौतम जी पूछ रहे हैं कि सर 52 भी होगा अगर 53 भी हो तब आप क्या लगाएंगे, तो अभी 53 माना गया है ना विशिष्ट व्यंजन, 53 आंसर सही होगा क्योंकि ऑलरेडी ये आयोग मान चुका है। हिंदी आयोग जो है वो इसको दिया है, उत्तर दिया है इसका, 53 आंसर सही होगा। जब नहीं होगा तब 52 की कंडीशन में हम आंसर लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि 53 एक नया वर्ण आया विशिष्ट व्यंजन, तो उसमें 53 ही लगाएंगे हम, ठीक है ना भाई। चलते हैं आगे की तरफ। समझते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले अगर चाहें तो सबसे पहला है आपका जो पॉइंट है वो है आपका स्वर। पहली हेडिंग होगी आपकी स्वर। क्या है स्वर? सबसे पहले इस बात को और समझ लेते हैं कि स्वर में क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो है क्या स्वर? एक स्वतंत्र ध्वनि है। परिभाषा पेपर में आएगी तो आप कर लेंगे। स्वर एक स्वतंत्र ध्वनि है, ठीक है ना। अश्वनी प्रजापति, हाँ ठीक है भाई, लगे रहो सभी लोग, इस तरीके से पढ़ते रहो, शेयर करते रहो सेशन को। स्वतंत्र ध्वनि क्योंकि ये बिना किसी सहायता की है, बिना किसी सहायता के बोली जाती है, बिना किसी सहायता के बोली जाती है। क्या हो गया, फिर से कर लेते हैं। स्वर की बात करें, बेध्वनियां जो स्वतंत्र रूप में बोली या लिखी जाएं, बेध्वनियां जो स्वतंत्र रूप में बोली या लिखी जाएं। इसलिए स्वर को स्वतंत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसलिए स्वर को हम स्वतंत्र ध्वनि कहते हैं। स्वतंत्र ध्वनि कहते हैं। समझेंगे थोड़ा सा स्वतंत्र ध्वनि के बारे में, क्या है, कितनी संख्या में होते हैं, क्या है ये, ठीक है ना। तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये होते हैं आपके मूल स्वर। क्या होते हैं? मूल स्वर। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके होते हैं दीर्घ स्वर, या जिन्हें द्विमात्री स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर, इसे हम लघु स्वर कहते हैं, या इन्हें हम एक मात्री स्वर कहते हैं। एक मात्री स्वर इन्हीं को कहते हैं, ठीक है ना भाई। इन्हें एक मात्री दिख नहीं रहा सर जी, ऊपर सब दिख रहा है भाई सामने। दीक्षा कुशवाहा, बेटा मैं हट गया हूं, देख लीजिए आप, ठीक है, दिख रहा होगा। हाँ तो आगे की तरफ चलते हैं।
चलते हैं आगे की तरफ। प्रशांत सर जी जरा देखिए, बच्चे कह रहे हैं दिख नहीं रहा है। हाँ, बच्चे कह रहे हैं कमेंट्स में दिख नहीं रहा है कुछ, जरा देखिए कि इसको लाइव चला के देख लीजिए आप इसको। चलिए अभी प्रशांत सर देखते हैं। ठीक है ठीक है, ओके ओके, दिख रहा है बेटा, ठीक है ओके। चलते हैं आगे की तरफ। छोटा छोटी छोटा री, इनकी संख्या देखो, आप देख रहे होंगे 4 है और इनकी संख्या आपके सामने 7 है। तो इस तरीके से 7 और 4 टोटल 11 वर्ण हो जाते हैं आपके सामने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है तो आप 11 लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 11 लगाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए मूल स्वर, लघु स्वर, एक मात्री स्वर कितने हैं तो आप इनकी संख्या 4 लगाएंगे। ठीक है ना। आपसे पूछा जाए दीर्घ स्वर, द्विमात्री, या इसको संधि स्वर भी कहते हैं भाई, ठीक है ना, संधि स्वर, अगर आपसे पूछा जाए ये कितने हैं तो आप इनका आंसर 7 लगाएंगे। ठीक है ना भाई। आगे की तरफ थोड़ा सा चलेंगे कि स्वर के बारे में हमने ये तो पढ़ लिया है कि ये मूल स्वर होते हैं, ये दीर्घ स्वर होते हैं। अगर हम दीर्घ स्वरों को बांटने का काम करें, दीर्घ स्वरों को अगर हम बांटने का काम करें तो 2 तरीके से दीर्घ स्वर को हम बांटते हैं। नंबर 1 है आपका मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, और इसी को बेटा कहते हैं सजातीय स्वर। क्या कहते हैं? सजातीय स्वर कहते हैं। जबकि इन्हें हम संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त दीर्घ स्वर। हम बताएंगे कि इन्हें संयुक्त क्यों कहते हैं, संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। क्लास बिल्कुल ऐसे चलेगी जैसे आप और मैं बिल्कुल सामने पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, एक एक चीज क्लियर करते चलेंगे। संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। अब इसी का दूसरा नाम है विजातीय स्वर। इसे हम विजातीय स्वर भी कहते हैं, विजातीय स्वर कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसका रेफरेंस हम आगे चलते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। दीर्घ स्वरों का विभाजन अगर बात करी जाए, जो हमने अभी किया है, दीर्घ स्वरों का विभाजन, दीर्घ स्वरों का विभाजन किस तरीके से हम करते हैं यहीं पर समझ लेते हैं इसको। दीर्घ स्वरों का विभाजन 2 तरीके से है आपके सामने। कितने तरीके से है? 2 तरीके से है। ठीक है ना। नंबर 1 मूलतः, और नंबर 2 जातीय के आधार पर। ये 2 तरीके से हैं और ये मूलता भी 2 तरीके से, अलग अलग नाम है, वो है वही। मूलता में अगर हम बात करें तो मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर। मूल छोटा के साथ, छोटा मूल है, ये पढ़ा चुके हैं अभी हम, तो मिलाया तो हमारे पास बन गया बड़ा। छोटी ई के साथ छोटी ई को मिलाया तो बन गया बड़ी। छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ को मिलाया तो बन गया बड़ा ऊ। इसलिए 3 जो होते हैं मूल दीर्घ स्वर होते हैं। लेकिन संयुक्त दीर्घ स्वर का मतलब, संयुक्त की परिभाषा हमेशा याद रखना भैया, संयुक्त की परिभाषा क्या होती है? 2 असमान
का मेल। ध्यान रखना, छोटी सी परिभाषा है, इसको बड़ा करने से कोई मतलब नहीं है। दो आसमान का मेल मतलब है दो, अगर हम दीर्घ स्वर पढ़ रहे हैं तो दो आसमान स्वरों को मिलाने पर जिसका निर्माण होगा वो संयुक्त दीर्घ स्वर कहलाएगा। सेम परिभाषा हो जाती है संयुक्त शब्द की। दो असमान शब्दों को मिलाने पर जब नए शब्द का निर्माण होगा तो वो संयुक्त शब्द कहलाएगा। सेम परिभाषा होती है संयुक्त वाक्य की। दो असमान वाक्यों को मिलाने पर जब एक नए वाक्य का निर्माण होता है तब हम उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। सेम परिभाषा होती है संयुक्ताक्षर की। जब दो अक्षरों को मिलाने पर एक नए अक्षर का निर्माण होता है तो वहां पर संयुक्ताक्षर हो जाता है। तो हम मिलाएंगे दो असमान स्वरों को। आ के साथ जब हमने ई को मिलाया, असमान है तो हमारे पास बन गया ए, और आ के साथ जब हमने ए को मिलाया तो हमारे पास बन गया आई। इसके बाद आ के साथ हमने ऊ को मिलाया तो बन गया ओ, और आ के साथ जब हमने ओ को मिलाया तो हमारे पास बन गया आओ। इस तरीके से हमारे असमान स्वर मिलने के बाद एक संयुक्त स्वर का निर्माण कर रहे हैं। सेम है जाति के आधार पर, सेम ही है, बस होता क्या है सजातीय और विजातीय। सजाती और विजातीय। समान जाति छोटा आ के साथ छोटा आ समान जाति है तो बड़ा आ, इसलिए सजाती में आएंगे आपके बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, क्योंकि ये समान स्वरों से मिलकर बने, समान जाति के स्वरों से मिलकर बने हैं। विजाती में ए, ऐ, ओ और औ होता है, ये विजाती स्वर होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को, ठीक है। नमस्ते शिवांश, नमस्ते भाई शिवांश, नमस्ते। सभी लोग एक दूसरे को अपनी चीजें ये शेयर कर दीजिएगा ताकि हम जो पढ़ा रहे हैं आपके एग्जाम के पर्पज से ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, प्रशांत सर के कहने पर। और हमने अपना खुद का यूट्यूब चैनल ओपन किया है, केपी ऑनलाइन क्लासेस, केपी ऑनलाइन क्लासेस हमने अपना शुरू किया है। मैं लिख देता हूं केपी ऑनलाइन क्लासेस। इस पर भी आपको क्लास मिल रही है, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम। तो हमने अभी तक 11 स्वरों के बारे में पढ़ा, कैसे बांटा गया है 11 स्वरों को, कौन कौन से आधार पर बांटा गया है। अभी हमने आपको केवल 11 स्वरों में जो मूल स्वर हैं और दीर्घ स्वर उनके बारे में बांटा गया, ठीक है ना। चलते हैं तो 11 स्वरों के बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे हम। जैसे मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन। मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन। मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन जो हमारा है वो 3 प्रकार से है। कितने प्रकार से भाई? 3 प्रकार से है। आप लोग हमारे सेशन को शेयर जरूर करते जाइएगा, ठीक है ना। तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा, हमारे वीडियोस आपको पसंद आएंगे। और काफ़ी लोग हमें जालौन के क्षेत्र में तो जानते ही होंगे कि जो मैं काफ़ी दिनों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप लोग बिल्कुल फ्री क्लास पढ़ना चाहते हैं तो हम आपके लिए हाजिर हैं, ठीक है। समय बर्बाद हमारा कोई ध्येय नहीं है कि हम आपका समय बर्बाद करें, कुछ यहाँ सुनाएं
कुछ करें यहां पर, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम आपको सीधा सीधा क्लास की तरफ चलेंगे और क्लास ही पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा कोई बात नहीं करेंगे क्लास में, ठीक है ना। चलते हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों के विभाजन जो है वो 3 तरीके से। नंबर एक है आपका एक मात्री। नंबर 2 द्विमात्री। और नंबर 3 है आपका त्रिमात्री। इस तरीके से एक मात्री, द्विमात्री और त्रिमात्री, इस तरीके से वर्णों का विभाजन है, स्वर वर्णों का विभाजन है। सबसे पहले एक मात्री जिसमें एक मात्रा के समय लगता है, द्विमात्री जिसमें 2 मात्रा के बराबर, जैसे कि आ, और ये बनेगा आपका आ। मान लो अगर इसको बोलने में 1 सेकंड का समय लगता है और तो इसमें आपको 2 सेकंड का समय लगेगा, इसलिए इसको हम कहते हैं द्विमात्री। क्योंकि 1 सेकंड का समय लगे तो एक मात्री और 2 सेकंड का समय लगे तो द्विमात्री, ठीक है ना। तो एक मात्री में कौन कौन वर्ण है समझते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये एक मात्री स्वर है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये आपके द्विमात्री स्वर हैं, ठीक है ना भाई। गुड इवनिंग नैन्सी, क्लास सबको शेयर कर दीजिए नैन्सी, ठीक है ना। आपके साथ जितने भी लोग जुड़े होते हैं सभी लोगों को क्लास शेयर कर दीजिएगा ताकि हम और अच्छे से आपको पढ़ा पाए, ठीक है ना। ठीक है। त्रिमात्री स्वर क्या है, बात यहां ये आ जाती है कि 4 तो ये हो गए, 7 तो ये हो गए, 7 और 4 11, हमने आपको 11 ही स्वर के बारे में बताया है। त्रिमात्री क्या है, जब समझते हैं पहले इसको, जब द्विमात्री को उसके निश्चित समय प्रशांत सर जरा देखना इधर, बात करना है, पापा का फोन हमारे। उसके निश्चित समय द्विमात्री को उसके निश्चित समय, त्रिमात्री में क्या है, जब द्विमात्री को उसके निश्चित समय से ज्यादा समय तक बोला जाता है तब त्रिमात्री बनता है, तब त्रिमात्रीय स्वर बनता है। ये त्रिमात्री स्वर है जब हम द्विमात्री को उसके निश्चित समय से ज्यादा समय तक बोला जाता है तब त्रिमात्री बनता है। जैसे उदाहरण के लिए है आपके सामने, ये बहुत बार आपने परीक्षा में भी देखा होगा, ओम। अब इसको जो इसमें जो ओ है, ओ की मात्रा जो है, ध्यान से देखना इस चीज को, जो ओ की मात्रा जो है इसको 3 बार बोला गया है, त्रिमात्री लिखा है, मतलब 3 मात्रा के बराबर के समय तक बोला गया है। जैसे द्विमात्री है ओ, इसको 3 मात्रा के बराबर तक का समय के आधार पर बोला गया है। जैसे कि
देखा भी होगा आप सभी लोगों ने। ओ, इस तरीके से बोलते हैं। धीरज सिंह, बहुत बढ़िया गुरुजी, महाराष्ट्र की धरती से आपको प्रणाम। मोहित, बहुत बढ़िया लगा आपको, ठीक है, शेयर कर दीजिए सभी के पास तक। ओम, जैसे दूसरा उदाहरण ले लेते हैं यहां पर, जैसे हमने लिखा है राम, तो इस तरीके से, अर्थात रा की मात्रा जो है, रा की मात्रा, रा पर जो बड़ा आ की मात्रा लगी है वो त्रिमात्रिक रूप में लिखी गई है, अर्थात राम, इस तरीके से बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ओम, अर्थात जो ओ है उसको तीन मात्रा के आधार पर बोला गया है, ठीक है ना। तो त्रिमात्री के बारे में थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आगे चलते हैं इसके आगे, ठीक है ना। त्रिमात्री का प्रयोग कहां है, ये आपके टीजीटी, पीजीटी और एलटी में पूछा जाता है कई बार, ठीक है ना। प्रयोग बुलाने में, पुकारने में, चिल्लाने में, तथा संगीत में, यानी कि गाना गाने में, कह सकते हैं आप संगीत यानी कि गाना गाने में प्लुत स्वर का प्रयोग होता है या त्रिमात्री स्वर का प्रयोग होता है। इस तरीके से हम इसकी जो इसका प्रयोग है त्रिमात्री का वो पढ़ लेते हैं कि अर्थात जब हम गाना गाते हैं, बोलाते हैं, किसी को चिल्लाते हैं, तब वहां पर, प्रणाम मोहित, प्रणाम, खुश रहो बेटा, आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। अब जो हमारे जो 11 स्वर हैं, इन्हें उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से पढ़ेंगे हम। इनका विभाजन तीन तरीके से उच्चारण की दृष्टि से भी किया गया है। नंबर एक है आपका, अभी आदत में नहीं है हमें कि येलो पेन से लिखें, हम व्हाइट पेन से लिखें, ठीक है, धीरे धीरे सब हो जाएगा, ठीक है ना। होता है, देखा होगा आप लोगों ने, कुछ टीचर पढ़ाते हैं अलग अलग कलर के पेन से, ठीक है, तो मेरी भी आदत हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। नंबर एक है आपका हिरस, नंबर दो है आपका दीर्घ, और नंबर तीन है आपका प्लुत। हिरस एक मात्रा के बराबर का समय, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और आपका ए, और आए, ओ और औ, इस तरीके से। और प्लुत में वही जो हमने आपको अभी एक त्रिमात्री में बताया था, ठीक है ना। ये उच्चारण है बेटा, ये कोई आपका स्वर नहीं है, ध्यान रखना इस बात को, उच्चारण है ये, प्लुत उच्चारण है, ठीक है ना भाई। ओम, त्रिमात्री शब्द का, त्रिमात्री वर्ण का इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। आगे की तरफ चलते हैं। हाँ भैया, कमेंट करते जाइए अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो, ठीक है ना भाई, पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा बताने का, ठीक है। गुड मॉर्निंग, आगे की तरफ चलते हैं। जो हमारे 11 स्वर हैं उन्हें और भी तरीके से बांटा गया, जैसे कि जिह्वा मूल के आधार पर, इस बात को समझना है। जिह्वा
मूल के आधार पर, जिह्वा मूलक, जिह्वा मूल या जिह्वा के आधार पर, ठीक है ना, एक ही बात है। इसको तीन तरीके से बांटा गया है। नंबर एक है आपका अग्रस्वर, नंबर दूसरा है आपका मध्यस्वर, और नंबर तीसरा है आपका पश्च स्वर। अग्र, मध्य और पश्च, अर्थात जब जिस वर्ण के उच्चारण करते समय, जिस स्वर के उच्चारण में आपकी जीभ आगे की तरफ जाती है तो उसे हम अग्रस्वर कहेंगे, और जिसके उच्चारण में जीभ न तो आगे जाती है और न पीछे जाती है तो उसे हम मध्य स्वर कहेंगे, और जिसके उच्चारण में जीभ पीछे की तरफ आती है तो उसे हम पश्च स्वर कहेंगे। ये कौन कौन से वर्ण होते हैं समझेंगे जरा। अग्र में आता है आपका छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, ठीक है ना। इसमें आता है आपका छोटा आ, और इसमें आता है बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और ओ और आओ। इस तरीके से ये 10 स्वर हुए हैं। कितने हुए हैं? 10। री का उल्लेख इसमें नहीं है। री का उल्लेख इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? समझते हैं क्यों नहीं है। यह बात बहुत जरूरी है भैया, क्यों नहीं है? क्योंकि री शुद्ध स्वर नहीं है। जिह्वा मूल के आधार पर किशोरदास वाजपेयी री को शुद्ध स्वर नहीं मानते हैं, ठीक है ना भाई। इसका स्क्रीनशॉट करिएगा, ठीक है। और आज की एक क्लास स्वर की यहीं पर समाप्त होती है, और डेली 5 बजे आपको ये क्लास मिलेगी, ठीक है ना। तो चलते हैं। ये पूरा जिसको भी देखना है एक बार देख लीजिएगा, जो मैंने बताया है वर्णमाला से, कि वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है ना। व्यवस्थित समूह होता है क्योंकि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ये उच्चारण होते हैं, ठीक है ना। ये का, चा, टा, ता, पा वर्ग से कंठ वर्ग, तालु वर्ग, मूर्धा, दंत और ओष्ठ सुव्यवस्थित होता है, कोई क्रमागत नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। पहली मैंने ये बताया है। दूसरा, वर्णों की संख्या और विभाजन के बारे में बात की। विभाजन मूलतः 2 तरीके से है, और संख्या की अगर बात करें तो मूलतः 44 संख्या में है, ठीक है। 33 आपके व्यंजन होते हैं, और जो आपके स्वर होते हैं वो 11 होते हैं, तो टोटल 44 हो जाते हैं। और शरीर रचना के आधार पर भी राजस्थान के पेपर में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि स्वर, व्यंजन और जो वर्णमाला है, वर्णों को कितने भागों में बांटा गया, वो विभाजन 2 तरीके से पूछा गया, ठीक है ना। और आपका किशोरदास वाजपेयी हैं, जो वाजपेयी जी हैं, वो कहते हैं कि स्वर, व्यंजन, अयोगवाय, अर्थात अयोगवाय अगर किसी ने दिया है तो वो है किशोरदास वाजपेयी ने दिया है, और ये 2 होते हैं, ठीक है ना। चलते हैं, वर्णों की संख्या के बारे में बात और कर लेते हैं। उदय नारायण तिवारी हैं जो 51 आंसर बताते हैं, धीरेन्द्र वर्मा है वो 53 बताते हैं, और कुल वर्ण हमने आपने सबने बताए हैं 52 है। एक नया वर्ण आया है, विशिष्ट व्यंजन आया है, जो 53 हो गए हैं। अगर आपसे 53 और 52 दोनों ऑप्शन करके पूछता तो आंसर 53 लगाना है आपको। कामता प्रसाद गुरु हैं जो 48 आंसर देते हैं, 48 बताते हैं। और हिंदी के पाणिनि या व्याकरणकर्ता या व्याकरण जनक हिंदी के, वो है कामता प्रसाद गुरु। इस बात को भूलना नहीं है भैया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। स्वर क्या है? ऐसी ध्वनियां स्वतंत्र रूप में बोली जाती है, लिखी जाती हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वतंत्र ध्वनि होती है। ये मूल 4 होते हैं, आ, ई, उ, री। मूल को ही आप लघु या एक मात्री स्वर कहते हैं। और 7 जो होते हैं वो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, जो दीर्घ स्वर होते हैं, इन्हें द्विमात्री या संधि स्वर भी कहते हैं। मूल दीर्घ स्वर और सजाती स्वर इनके नाम हैं। इनको इन ए, ऐ, ओ, औ इन चारों के नाम संयुक्त दीर्घ स्वर और बेजाती स्वर हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आगे हमने आपको बताया दीर्घ स्वरों का विभाजन। दीर्घ स्वरों का विभाजन 2 तरीके से है, मूलतः मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर। मूल क्यों है? क्योंकि ये मूल रूप से बने हुए हैं,
छोटी बड़ी, छोटा छोटा, छोटी छोटी, छोटा छोटा, इस तरीके से बने हुए हैं। और संयुक्त क्यों है? क्योंकि संयुक्त की परिभाषा होती है दो असमान चीजों को मिलाने से। तो छोटा और छोटी के साथ ए, छोटा और ए के साथ आई, दोनों देखो अलग अलग हैं। यहां भी देखो दोनों अलग अलग हैं। इस तरीके से इन्हें हम कहते हैं आपको संयुक्त स्वर कहते हैं, ठीक है ना। आगे की तरफ चलते हैं। इसलिए जात के आधार पर अगर पूछा जाए तो सजाती और विजाती दो तरीके से बांटा गया है। आ ई उ ये सजाती है, ए आई ओ औ ये विजाती है। कई बार पूछा गया विजाती स्वर कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है। अगली बात कर लेते हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन तीन तरीके से, एक मात्री, द्विमात्री और त्रिमात्री। यूपीटेट में खूब पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो छोटा, छोटी, छोटा और री चार होते हैं, और ये बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए आई ओ सात होते हैं, ठीक है ना। त्रिमात्री क्या है? ये बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया हमने। जब द्विमात्री को उसके निश्चित समय से ज्यादा समय तक बोला जाता है तब त्रिमात्री स्वर बनता है। ये ओ को हम काफी देर तक बोलेंगे तो ओम हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे राम लिखा है हमने, काफी देर तक बोलेंगे तो राम भी हो जाएगा, ठीक है ना। प्रयोग बुलाने में, पुकारने में, चिल्लाने में तथा संगीत और या गाना गाने में पुलिस स्वर या त्रिमात्री स्वर का प्रयोग होता है। इस बात का विशेष ध्यान देंगे आप। अगर आपसे पूछा जाए उच्चारण, 11 स्वर जो है उच्चारण की दृष्टि से इनका विभाजन तीन तरीके से है। बड़ा, छोटा, छोटी, छोटा री ये ह्रस्व होता है, और आपका बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए आई ओ औ ये आपके दीर्घ स्वर में आते हैं, ठीक है ना। पुलिस स्वर वही है जिसको हम त्रिमात्री भी कहते हैं, ठीक है। आगे जिह्वा मूल के आधार पर या जिह्वा के आधार पर, जीभ के आधार पर पूछा जाए, कितने भी आधार पर पूछा जाए आपको, तो आपके 11 स्वरों को 10 स्वर हैं टोटल, वैसे 11 स्वर होते हैं, उसको एक को शुद्ध स्वर नहीं माना जाता है। अग्र, मध्य और पश्च। अग्र स्वर में छोटी बड़ी ए आई होते हैं, मध्य में छोटा आ होता है, पश्च में बड़ा, छोटा बड़ऊ ओ औ होते हैं, ठीक है ना। री का उल्लेख इसमें नहीं है। किसने नहीं किया है? तो आपसे पूछा जाए तो किशोर दास वाजपेयी ने, किशोर दास वाजपेयी ने री का उल्लेख नहीं किया है। 10 है इसमें, ठीक है ना। तो कल आपको हम बताएंगे मुख्य द्वार के आधार पर स्वरों का विभाजन, और कल हम आपको बताएंगे शिथिलता के आधार पर स्वरों का विभाजन। कई तरीके से स्वरों का विभाजन, इतने तरीके से आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा जितने तरीके से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो जाइएगा कहीं मत। आपको अपग्रेड एजुकेशन पर और केपी ऑनलाइन क्लासेस पर, दोनों क्लासेस पर आपको हिंदी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। तो लाइव जुड़ते रहिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं आपसे कल, धन्यवाद।